तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल अमित शाह ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का जायजा भी लिया है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। घायल जवानों से मिलने के बाद अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल अब नक्सलियों की खैर नहीं, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक रूप से लड़ी जाएगी। बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए। अमित शाह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे। शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हाल भी जाना, उनसे बातचीत भी की, उनका हौसला अफजाई भी किया। घायल जवानों से मिलने के बाद गृह मंत्री ने कहा, नक्सलियों के खात्मे को और तेज किया जाएगा। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। नक्सल के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक चरण में, हमारी जीत निश्चित है। बीजापुर में नक्सली हमले में दरअसल 22 जवान शहीद हुए। यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है, कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों के जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। तो छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सतीश जी हमारे साथ हैं लाइव जानकारी देने के लिए। सतीश जी, यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे, श्रद्धांजलि दिया तमाम जवानों को, लेकिन बैठक जो हुई है, बैठक में क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई गई है नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? अधिकारियों के बीच
ये बैठक पूरी तरह से गई है, लेकिन बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से कहा कि बनी है इससे नक्सलियों का खात्मा जरूर होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो बैठक हुई है ये बैठक बहुत अहम है, और बैठक के बाद जिस प्रकार जो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खात्मा के लिए रणनीति बनी है और ये रणनीति कारगर होगी और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सहित भारत से नक्सलवाद खत्म होगा। जी, नक्सलवाद का खात्मा, ये मुहिम तो जारी रहेगी, लेकिन घायलों से जब मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ यहाँ पर सहानुभूति दी है वहां पर पहुंचकर? जो घायल है, जो हमारे जवान घायल है, उनसे मुलाकात हुई और उनको एक सहानुभूति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने दिया और उनको जो भी मदद की आवश्यकता है उनका भरोसा दिलवाया और कहा कि जो जवान है हमारे बहादुरी से लड़े नक्सलियों से, और जो जिस प्रकार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया ये काबिले तारीफ है, उनकी तारीफ की। शहीद जवानों को लेकर क्या कुछ बोला अमित शाह ने और वहां के मुख्यमंत्री ने, साथ ही साथ आगे की रणनीति के लिए क्या कुछ मीडिया के सामने उन्होंने कहा? आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो हमारे शहीद जवान हैं उनके परिवारों को अपने उद्बोधन में कहा कि ये जो जवान जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही उनको उनके जो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यह कहना था। चलिए सतीश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर मिल रही है, बढ़ते कोरोना आंकड़े को लेकर धारा 144 लागू, पंचायत चुनाव में भी 5 लोग से ज्यादा नहीं प्रचार कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने की यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी जिलाधिकारी और कप्तानों को ये निर्देश दिए हैं। अब सख्ती बढ़ने लगी है उत्तर प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर। एस के वाजपेयी संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, क्या कुछ और नियम यहाँ पर रखे गए, क्या कुछ यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सभी कप्तानों को निर्देश जारी किए गए, जिसमें पंचायत चुनाव को देखते हुए क्योंकि कोविड गाइडलाइन भी लागू है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई भीड़ ना हो, उसको लेकर जिलाधिकारी और कप्तान जहां आवश्यक समझे वहां पर धारा 144 का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे निर्देश अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए हैं। तो निश्चित है कि आप कहीं भी अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र होंगे तो उसके ऊपर धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अब कोई भी प्रचार, चाहे वो पंचायत में गांव का प्रचार हो, कस्बे का प्रचार हो, या जहां भी चुनाव प्रचार चल रहा है, उस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कहीं पर भी 5 व्यक्ति से ज्यादा अगर इकट्ठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां का जिलाधिकारी या कप्तान धारा 144 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकता है, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो जिलाधिकारी या कप्तान आवश्यक समझे, जहां पर कोरोना के केसेस हैं, उनको लगता है कि धारा 144 का प्रयोग करना चाहिए, तो वो अपने अनुसार उस धारा का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं। तो अब निश्चित है कि चुनाव प्रचार के दौरान अब कोई भी प्रत्याशी भीड़ भाड़ के साथ प्रचार नहीं कर सकेगा। जी, यानी इन सभी चीजों पर पाबंदी, लेकिन साथ ही साथ कोविड अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सभी हॉस्पिटल्स में और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। जैसे राजधानी लखनऊ या बाकी जो बड़े जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर नोडल अधिकारी पहले से तैनात हैं और उनमें उनको ये व्यवस्था दी गई है कि वो जो भी मरीज के लेवल है, मतलब कोविड लेवल 1 या 2 या 3, जिस तरीके का मरीज है उस हिसाब से उसको हॉस्पिटल का आवंटन करेंगे, जिसका निर्णय जो संबंधित हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है उसके नोडल अधिकारी की तरफ से किया जाएगा। साथ ही साथ जो जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात हैं, वो नोडल अधिकारी ये देखेंगे कि उनके जिले के हिसाब से कौन सी चीजें जरूरी हैं, जो आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। जी, शुक्रिया एस के वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो एस के वाजपेयी इस खबर पर तमाम अपडेट दे रहे थे। तो सख्ती बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में और इसका पालन करना जरूरी होगा। मुजफ्फरनगर से खबर मिल रही है, सीएमओ डॉक्टर एस के अग्रवाल ने आईएमए के डॉक्टरों की बैठक ली है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएमओ ने ये बैठक ली है। बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाई गई है। तो एक्शन प्लान क्या कुछ होगा, उसके मद्देनजर ये अहम बैठक, डॉक्टरों की ये बैठक, कैसे कंट्रोल पाया जाए कोरोना पर और कैसे आने वाले मरीजों की देखभाल की जाए,
और तमाम इंतजाम क्या कुछ है, इसके मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक मुजफ्फरनगर में सीएमओ डॉक्टर एसके अग्रवाल ने आईएमए के डॉक्टरों की बैठक ली है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएमओ ने ये बैठक ली है। बढ़ते कोरोना आंकड़ों पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही। कोरोना के मद्देनजर अब सख्ती बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब सरकार और प्रशासन चिंतित हो गया है। हमारी तरफ से तैयारियां ये हैं कि हम पब्लिक को, हमने अपने सभी जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन लोगों को भी आगाह किया हुआ है कि वो लोग जितने भी उनके क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं उन सब लोगों को वो मास्क पहनवाएं, नंबर 1। नंबर 2, उनको बैठालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और नंबर 3, हाथों को धुलवाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करें, जिससे कि उनके यहाँ पर ये सुविधा हो कि वो लोग अपने हाथों को भी, मरीज हाथों को भी सैनिटाइज कर सकें और उनके साथ में आने वालों को भी हाथों का सैनिटाइजेशन कर सकें। हमारी तरफ से बढ़ेंगे आगे। जौनपुर की बात कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के औलानगंज की ये घटना है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के औलानगंज की ये घटना है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। क्या कुछ जान माल का नुकसान हुआ, फिलहाल इसकी सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने की वो तस्वीर आपके सामने, ये सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है। जौनपुर का ये मामला है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं मुरादाबाद में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। तमंचा लहरा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो में शराब के नशे में धुत होकर युवक डांस कर रहा है। ये वीडियो आपके सामने। इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और इस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तमंचा वो ब्रैकेट में हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पर कार्रवाई हुई है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था। तमंचा लहराते हुए ये वीडियो सामने आया था। ये वीडियो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस दिन का है। ये वीडियो होली के त्यौहार के समय का है और उस वक्त ये वीडियो को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। वैसे में इस तरीके की हरकतें हमेशा युवकों द्वारा देखी जाती है और ये कानूनन जुर्म है और इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। थाना कटघर क्षेत्र में एक व्यक्ति का तमंचा लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो बताया जा रहा है कि होली के दिन का है। उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। हरदोई की बात कर लेते हैं। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध असलाह और उपकरण बरामद। गन्ने के खेत में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री। तो ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। शाहाबाद कोतवाली के हिरौली गांव का ये मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की, अवैध असलाह बरामद किया है। शाहाबाद कोतवाली के हिरौली गांव का ये मामला है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में असलाह भी बरामद किया है। तो अवैध
असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध असलहा के उपकरण बरामद किए गए। बताया जा रहा है गन्ने की खेत में अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हरदोई की ये खबर जो मिल रही है, दरअसल पंचायत चुनाव है, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और यही वजह है कि लगातार अभियान चला रहे हैं और उसमें कामयाबी मिल रही है पुलिस को। कोतवाली साहाबाद के बिरौली गांव में एक गन्ने के खेत में सूचना मिली थी कि वहां अवैध कट्टे बनाने की फैक्ट्री है। इस सूचना पर हमारे इंस्पेक्टर साहाबाद और देवेंद्र सिंह एसआई, योगेश कुमार एसआई और अपने मैं पुलिस बल के साथ गए, गन्ने के खेत को घेरा। वहां पर जो 3 लोग पकड़ में आए, एक फरार हो गया है। जो इसमें रमेश पुत्र राम सागर है, इसके बुलावे पे इसका दोस्त राधे श्याम जो मेन मिस्त्री है, वो कट्टे बनाने का काम 10-12 दिन से ये लोग कर रहे थे गन्ने के खेत में। और एक विनोद पुत्र राम स्वरूप है, ये सप्लाई का काम करता था, जो फरार है। एक जो कट्टा खरीदने वाला है, वो भी खरीदने के लिए आया हुआ था उस समय, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और इन लोगों के पास से 5 अदद 315 बोर के कट्टे बने हुए बरामद हुए हैं। अर्ध निर्मित कट्टे ढेर सारे बरामद हुए हैं। इसके अलावा जिंदा कारतूस और 13 अदद खोखा कारतूस विभिन्न बोर के बरामद हुए हैं। तो अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर सत्ते के नशे में चूर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजलाल पासी ने नामांकन के दौरान असलहा का प्रदर्शन किया है। कलेक्टर परिसर स्थित नामांकन स्थल युवकों ने असलहा लहराया। ब्रजलाल पासी के समर्थकों ने नामांकन स्थल पर असलहा लहराया। जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर सत्ता के नशे में चूर प्रत्याशी जो बीजेपी का प्रत्याशी बताया जा रहा है, दरअसल यह खबर मिल रही है असलहा लहराते हुए नामांकन का पर्चा भरने पहुंचा। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे। सत्ते के नशे में चूर ये प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ असलहा लेकर पहुंचा। कानपुर से खबर मिल रही है, बैंक कर्मचारी ने छत से छलांग लगाई है। एसबीआई के 4th श्रेणी कर्मचारी ने खुदकुशी की कोशिश की है। गंभीर हालत में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोविंद नगर चावला मार्केट स्थित एसबीआई शाखा का ये मामला है। खुदकुशी की वजह अब तक नहीं पता लग पाई है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। खबर जो मिल रही है कानपुर से है। गोविंद नगर चावला मार्केट साइड जो एसबीआई का ब्रांच है, वहां ये घटना घटी है। कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुदकुशी क्यों की कर्मचारी ने, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। गोविंद नगर चावला मार्केट स्थित एसबीआई शाखा का ये मामला है। बैंक कर्मचारी ने छत से छलांग लगाई है, खुदकुशी करने की कोशिश की। एसबीआई के 4th श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है। खुदकुशी आखिर क्यों की, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लखनऊ के वजीरगंज से खबर मिल रही है। वजीरगंज इलाके में दबंगों की दबंगई। दबंगों ने लाठी डंडों और रिवॉल्वर से हमला किया है। पार्किंग में बैठे एक शख्स पर हमला किया है। हमले में घायल शख्स को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वजीरगंज थाना इलाके के आमना अपार्टमेंट का यह मामला है। खबर चंदौली से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मुठभेड़ में चाइका गांव का लाल शहीद। जवान धर्मदेव के शहीद होने पर गांव में मातम छाया हुआ। 2012 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे शहीद धर्मदेव।
बेटे की शहादत की खबर मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएम और एसपी ने परिजनों से मुलाकात की, परिजनों के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सली जो घटना हुई है, हमारे क्षेत्र के ठेकहा गांव के श्री धर्मदेव जी शहीद हुए हैं, जो बहुत ही दुखद घटना है। पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। जब से सूचना मिली है, उनके घर के पास सैकड़ों की संख्या में गांव और आसपास के दर्जनों गांव के लोग, युवक बैठे हुए हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। बहुत ही दुख की घटना है और सब कोई उनके साहस की तारीफ कर रहा है। सर, मुठभेड़ में मेरे भाई शहीद हो गए हैं। किस विभाग में थे आप? सर, सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो में गए थे। क्या नाम था उनका? धर्मदेव कुमार। कहाँ थे, कहाँ उनकी ड्यूटी थी? सर, वो असम थे। असम से एक आध हफ्ता हुआ गए थे वहीं पर छत्तीसगढ़। किनसे मुठभेड़ हुई है? सर, नक्सलाइट से होगा और किससे मुठभेड़ होगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार सर, हम क्या बताएं। उनका 2 लड़की हैं सर, उनकी औरत प्रेग्नेंट है। उनके लिए सरकार से आप किस प्रकार की सहायता चाहते हैं आनंद जी? सर, लोगों को हमेशा सुखी से रखे। और क्या, आपके भाई साहब शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार किस प्रकार से आपकी सहायता करे? तो लोगों को नौकरी दे। और क्या करेंगे, नौकरी तभी ना चलेगा, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, बताइए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।